अगर मेरे खिलाफ एफआईआर 1 घंटे में वापस नहीं ली गई तो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा उन चीजों के लिए जो पंजाब में होने वाली है। High drama in Amritsar. Supporters take to streets. ये कहना था अमृतपाल सिंह संधू का। सो मैं आज प्रशासन ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ गिरफ्तारी ਦਾ डर है ना मरने का डर है। जो कुछ लोगों के लिए पंजाब के नए उभरते हुए लीडर हैं और इंडिया के लिए एक नया खतरा। कुछ महीने पहले ये आदमी एक बहुत नॉर्मल पंजाबी था जो दुबई में काम कर रहा था, पर आज वो पंजाब में सबसे पॉपुलर लोगों में से एक हो गया है। पिछले साल सितंबर से अमृतपाल आपको ऐसे वेश में दिखेंगे जैसे वो एक बहुत धार्मिक सरदार हो और वो यूजुअली 10-15 लड़कों के साथ ट्रैवल करते हैं जिनके हाथों में गन्स और हथियार हो। अमृतपाल का कहना है कि उसका एजेंडा है रिलीजियस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना पंजाब में। पर अमृतपाल के ग्रुप ने कई गुरुद्वारों को अटैक भी किया है। नवंबर 2022 में एक महीने लंबी मार्च के दौरान संधू और उसके सपोर्टर्स ने 2 गुरुद्वारों को अटैक किया था, ये कहकर कि इन गुरुद्वारों की मैनेजमेंट सिखों की मर्यादा का पालन नहीं कर रही। अमृतपाल ने कई अग्रेसिव स्पीचेस भी दी जहाँ उसने सेंट्रल सरकार को अटैक किया, कहा कि सिखों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और सिखों को अपनी राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। पर एक चीज जो डरावनी है वो है कि अमृतपाल सिंह संधू ने खालिस्तान की डिमांड वापस रखी है, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश सिखों के लिए। और ये मानो एक रिपीट टेलीकास्ट है हमारी हिस्ट्री का, जब एक यंग लीडर जो एक धार्मिक रूप धारण करता है, अपने सपोर्टर्स के साथ घूमता है जिनके पास गन्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा फॉलोअर बेस बन जाता है और वो इंडिपेंडेंट सिखों के देश के लिए बात कर रहा होता है। बस डिफरेंस अब ये है कि 40 साल पहले उस यंग आदमी का नाम था जरनैल सिंह भिंद्रावाले और अब उसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू। 40 साल पहले ऐसी जब चीजें हो रही थी तो हमारे देश में स्पेशली पंजाब और दिल्ली में वायलेंस फैल गया था। इसी वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि अब हो क्या रहा है, अमृतपाल सिंह संधू है कौन, उसकी मांगे क्या है, और सबसे जरूरी ये जानना कि पंजाब और पंजाबीज का क्या भविष्य हो सकता है। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ हमारा, जहाँ हम बात करेंगे औरंगजेब, ग्रीन रेवोल्यूशन और जरनैल सिंह भिंद्रनवाले के बारे में। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कहती है कि सिखों को एक दूसरा देश चाहिए अपने लिए जिसका नाम होगा खालिस्तान या फिर खालसा की जमीन। मांग यह है कि इस खालिस्तान स्टेट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल होंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस के कुछ हिस्से भी इस देश में शामिल होंगे। सिखों की खुद के देश की डिमांड स्टार्ट हुई थी 1920s में, पर उसके पहले भी सिखों के बीच एक इतिहास रहा है सेल्फ गवर्नेंस का। जैसे सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में सिखों के बीच एक नया ऑर्डर स्टार्ट किया था जिसको बुलाया गया खालसा, यानी कि प्योर। खालसा एक ग्रुप था जिसमें वो सिख शामिल होंगे जो पूरी तरह अपने धर्म में समर्पित होंगे और गुरु को मानेंगे। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा समय था जब इंडिया के मोस्ट हिस्सों पर औरंगजेब का राज था। इस समय कई सिख लोग औरंगजेब के बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि औरंगजेब ने कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाई थी और उसने गुरु तेग बहादुर जो सिख गुरु गोबिंद सिंह के पिताजी थे उनको मारा था। इसलिए सिखों ने एक आर्मी बनाई औरंगजेब के खिलाफ जहां खालसा उनको स्पिरिचुअली गाइड करेगा और इन सभी का मकसद था कि सिखों को रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम मिले। 1710 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद और बंदा सिंह बहादुर की लीडरशिप में सिखों ने सिरहिंद को कैप्चर कर लिया था जो दिल्ली और लाहौर के बीच एक बहुत पावरफुल मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और उन्होंने एक नया कैपिटल बनाया जिसको बुलाया गया मुक्सिलपुर। एक खालसा राज की घोषणा की गई। सिखों ने खुद के कॉइन्स बनाए, एक ऑफिशियल सील बनाया और लेटर्स लिखे ये कहकर कि भगवान ने उनको अथॉरिटी दी है उस शहर पर राज करने के लिए। इसी समय पॉपुलर हुआ था एक फ्रेज, राज करेगा खालसा, एक ऐसा फ्रेज जो सिख प्रार्थनाओं में इंक्लूड होने लगा और जिसको आप आज भी सुनोगे। पर ये रूल चला 6 सालों के लिए, जिसके बाद मुगल्स ने बंदा सिंह और उनके सपोर्टर्स को कैप्चर कर लिया। इस समय के बाद ही कई सिख ये मानने लग गए कि एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये भी मानने लग गए कि खालसा के हिसाब से एक दूसरे रूलर के अंडर जीना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए। पर ये कहानी 18वीं सदी की। 20वीं सदी में खालिस्तान की डिमांड कहाँ से आई? ये डिमांड आई 1929 में। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज या फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी थी, जहाँ उन्होंने कहा कि इंडियंस अंग्रेजों से कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। पर इस डिक्लेरेशन को 3 ग्रुप्स ने रिजेक्ट किया। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, BR अम्बेडकर
जो ये मानते थे कि अंग्रेजों की वजह से उल्टा दलित की सिचुएशन बेहतर हो गई है हिंदू समाज में। तीसरे थे मास्टर तारा सिंह शिरोमणि अकाली दल से, क्योंकि वो एक सेपरेट देश चाहते थे सिखों के लिए, पर खालिस्तान जो शब्द था वो अभी यूज नहीं किया गया। ये यूज में आया 1940s में। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था, जहाँ उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक दूसरे देश की बात करी। इसके रिस्पॉन्स में सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक सिख देश की बात करी, जो एक बफर देश होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस बारे में उन्होंने कई पैम्फलेट्स भी बांटे, और वो समय था जब खालिस्तान शब्द यूज होने लगा। पर कांग्रेस लीडर्स ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि धर्म के बेसिस पर हमारा देश नहीं बटेगा। कई कांग्रेस लीडर्स ने शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स को समझाने की कोशिश करी कि इंडिपेंडेंस के बाद सिखों की पॉलिटिकल जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। जुलाई 1946 में ऑल इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, पंजाब के बहादुर सिखों को स्पेशल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मुझे कुछ गलत नहीं लगता ऐसी चीजें करने से जिससे सिखों को आजादी का एहसास हो। गुरदर्शन सिंह ढिल्लों ने अपनी किताब में लिखा कि सिख लोग ये मानते थे कि एक आजाद इंडिया में उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि सिखों को इतनी ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही जितना उनको वादा किया गया था। उन्होंने दो मुद्दे उठाए। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिखों को हिंदूज के अंडर क्लासिफाई किया, जबकि वो मानते थे कि सिख्स की एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म के बेसिस पर स्टेट नहीं बनाई। तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया में पंजाब स्टेट बनी, उस स्टेट में बस 30% लोग ही सिख थे। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन करवा रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, शिरोमणि अकाली दल या फिर SAD ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सिख्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका गुस्सा और बढ़ गया था 1950s के दौरान, जब एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड भी रिजेक्ट कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इंडिपेंडेंस के 19 साल बाद 1966 में सेंट्रल सरकार ने ये डिमांड स्वीकार जरूर करी, जब उन्होंने पंजाब को डिवाइड करके एक सिख मेजॉरिटी पंजाब बनाया, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा बनाया, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी बनाई और कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश को दे दिए, जो उस समय एक यूनियन टेरिटरी थी। पर इस चीज ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। एक तो वो खुश नहीं थे कि चंडीगढ़ उनका कैपिटल हरियाणा के साथ उनको शेयर करना पड़ा। उनकी दूसरी समस्या थी कि अंबाला, पिंजौर और करनाल जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे वो हरियाणा को क्यों दिए गए, वो तो पंजाब का पार्ट होना चाहिए। इसलिए 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन पास किया, जो इस पार्टी का फ्यूचर एजेंडा बन गया। इस एजेंडा में दो मेन पॉइंट्स थे। पहला कि वो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हरियाणा में है वो पंजाब को वापस दिए जाए, और दूसरा कि पंजाब को हक मिलना चाहिए अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने का। अब चाहे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, करेंसी जैसे मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, पर उसके अलावा हर चीज पंजाबी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद अकालीज ने बेसिकली ये बोलने की कोशिश करी कि सिखों की रिलीजियस आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए इंडिया से। अकाली दल ने इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट को पेश तो किया, पर इसको लोग भूल गए। पर कुछ साल बाद एक आदमी इस डॉक्यूमेंट के बारे में वापस बात करने लगा। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रावाले। जरनैल सिंह भिंद्रावाले एक सिख ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, जिसका नाम था दमदमी टकसाल। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को फैलाना। जब भी हम किसी रिलीजन के ऑर्थोडॉक्स वर्जन की बात करते हैं तो यूजुअली वो उस रिलीजन का ज्यादा कंजर्वेटिव साइड होती है, तो ये बोलती है कि हमें रिलीजियस किताबों को रूल बाय रूल फॉलो करना चाहिए। भिंद्रावाले भी सिखिज्म के इस ऑर्थोडॉक्स वर्जन को प्रमोट करना चाहता था, और वो 70s और 80s के दौरान पूरे पंजाब के बीच ट्रैवल कर रहा था इसी मैसेज को स्प्रेड करते हुए, और धीरे धीरे वो पंजाब में बहुत पॉपुलर हो गया, जिसके मेनली दो कारण थे। पहला कारण था ग्रीन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1960s में, पर इससे उन किसानों का ज्यादा फायदा हुआ जो अपर कास्ट और अपर क्लास के थे, जबकि वो किसान जो पंजाबी समाज में पिछड़े हुए थे उनका एक्चुअली इस रेवोल्यूशन से इतना फायदा नहीं हुआ। पंजाब के टॉप 10% रूरल परिवारों के पास 75% पैसा था, और सबसे गरीब 70% परिवारों के पास बस 7% का ही पैसा था। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अकाली दल अमीर किसानों को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जो गरीब किसान थे उनको लगने लगा कि उनके मुद्दों के बारे में कौन बात कर रहा है। दूसरी समस्या थी कि कुछ पंजाबी लोग मानने लग गए कि सेंट्रल सरकार उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर रही। जैसे सेंट्रल सरकार ने पंजाब को ऑर्डर किया कि वो रवि और ब्यास नदियों का पानी हरियाणा के साथ शेयर करें, जबकि कई आम पंजाबी इस चीज के खिलाफ थे। इसी वजह से जब जरनैल सिंह भिंद्रावाले पंजाब में जाता रहा
और अपने मैसेज के बारे में बात करता रहा, तब कई लोग इस मैसेज से आकर्षित हो गए। भिंद्रांवाले खुद पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से किसान का बेटा था। भाई उस समय के पंजाबी पॉलिटिशियंस खुद बड़े बड़े जमींदार थे, जिसकी वजह से छोटे किसान भिंद्रांवाले को ज्यादा सपोर्ट करने लग गए। भिंद्रांवाले बोलने लगे कि हमें सिख समाज में खालसा को वापस लाना होगा। वो प्रचार करते रहा कि कैसे उनके समाज को दारू और पॉर्न जैसी चीजों से दूर रहना है। वो बोलने लग गया लोगों को कि कैसे उनको खालसा में वापस आना होगा और सिख सिद्धांतों के साथ अपनी जिंदगी जीनी होगी। उसने हिंदूज को टारगेट किया और मॉडर्न सिखों को भी टारगेट किया, जो अपने बाल काटते थे और दारू पीते थे। खुशवंत सिंह ने लिखा उसके बारे में कि कैसे वो भद्दी भाषा यूज करता था हिंदूज के खिलाफ। वो कहता था कि हर सिख को 32 हिंदुओं को मारना होगा हिंदू सिख प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपनी स्पीचेस में उसने ये भी कहा कि सिखों को हथियार ले लेने चाहिए अपनी सुरक्षा करने के लिए। वो सेंट्रल सरकार को भी बहुत टारगेट करने लग गया। जैसे वो इंदिरा गांधी को बीबी बुलाता था और बोलता था कि बीबी और उसकी हिंदू कांग्रेस सिखों के खिलाफ एक युद्ध कर रही है और वो आखिरी लड़ाई और अपनी जीत के लिए रेडी है। कुछ लोग ये भी कहते कि भिंद्रांवाले खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहा था। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हम ना खालिस्तान के साथ हैं और ना उसके खिलाफ। हम इंडिया में इक्वल सिटीजन्स की तरह जीना चाहते हैं और अगर ये मुमकिन नहीं है तो हम अपना देश चाहते हैं। जबकि शेखर गुप्ता और दूसरे एनालिस्ट ने बताया कि भिंद्रांवाले मानता था कि उसके धर्म की वजह से कुछ गुंजाइश है ही नहीं कि खालिस्तान बनेगा। वो मानता था कि सिख और हिंदूज के बीच एक धर्म युद्ध होगा और सिख लोग उस युद्ध को जीतेंगे। भिंद्रांवाले की स्पीचेस और मैसेजेस से कई लोग इंस्पायर्ड हुए और वो वायलेंस करने लग गए। 1980 में इन्हीं लोगों ने निरंकारी सिख लीडर बाबा गुरचरण सिंह को मार डाला, क्योंकि वो ये मानते थे कि निरंकारी लोग नकली सिख हैं। 1981 में पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण को भी मारा गया, क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट का विरोध कर रहे थे। इन सभी मर्डर्स में भिंद्रांवाले का अक्यूज था। उसको अरेस्ट भी किया गया पर बाद में छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ इतना एविडेंस मिला नहीं पुलिस को। अमरजीत कौर ने बताया कि भिंद्रांवाले की अरेस्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे उसके खिलाफ गवाही देने से। लोगों को लगने लगा कि अगर उन्होंने भिंद्रांवाले के खिलाफ कोई गवाही दे दी तो उनके और उनके परिवार को मार दिया जाएगा। ये कहानी अपने अंजाम में पहुंचने वाली थी 1984 में, एक ऑपरेशन के जरिए जिसको बुलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1982 में SAD यानी कि शिरोमणि अकाली दल और भिंद्रांवाले ने जॉइंटली एक धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट किया, जिसके जरिए वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करना चाहते थे। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी ने कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इंडिया के खिलाफ है और वो इस मोर्चे को कतई अलाउ नहीं करेंगी। उन्होंने एग्रेसिवली इस मोर्चे का विरोध किया और 30,000 से ज्यादा सिखों को अरेस्ट किया। पर इस समय भिंद्रांवाले के सपोर्टर्स बॉम्बिंग और मर्डर कर रहे थे पंजाब में, जबकि भिंद्रांवाले अपने आप को बचाने के लिए अमृतसर हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स, जहाँ गोल्डन टेम्पल है, उधर चले गया और उधर से वो अपने सपोर्टर्स को निर्देश देता रहा। इंडियन सरकार ने बहुत कोशिश करी कि भिंद्रांवाले अपने हाइडआउट से बाहर निकल पाए, पर इन नेगोशिएशंस में सरकार कामयाब नहीं हुई। पर उसी समय भिंद्रांवाले और उसके सपोर्टर्स धमकियां देते रहे कांग्रेस MPs, MLAs और पंजाब के गांवों में हिंदूज को कि वो उनको मार डालेंगे, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने भिंद्रांवाले को मार गिराया और गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स पर कंट्रोल ले लिया। सरकार के हिसाब से करीब 500 मिलिटेंट्स और सिविलियंस इस अटैक में मारे गए, जबकि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बोला है कि करीब 3000 लोग इस ऑपरेशन में मरे, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी समय हुआ था जब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की शहीद होने की कमेमोरेशन को मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से कई सिख लोग गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में थे इस रिलीजियस इवेंट के लिए, जिसकी वजह से कई बेगुनाह सिविलियंस मारे गए इस ऑपरेशन में। यही एक कारण था जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद कई सिख कम्युनिटी के सदस्य बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन आर्मी और इंडियन सरकार ने उनके धर्म को अटैक किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई सिख पॉलिटिशियंस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। खुशवंत सिंह जैसे राइटर्स ने अपनी सरकारी अवार्ड्स वापस कर दिए और कई सिख सोल्जर्स और सिविल ऑफिसर्स ने धमकी दी कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1924 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने। इस असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट स्टार्ट हुई, जहां 8000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों को मार दिया गया। आज भी दावा किया जाता है कि कांग्रेस सरकार ने इस वायलेंस को रोकने की इतनी कोशिश नहीं करी। मेरे पिताजी खुद दिल्ली में थे उस समय और उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन कितना डर का माहौल था दिल्ली में,
अब ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भिंद्रावाले को तो मार दिया और कुछ हद तक सिख मिलिटेंसी को भी रोक दिया, पर इस ऑपरेशन के बाद इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी पंजाब में और गिर गई, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर सिख धर्म को अटैक किया, दिल्ली के दंगों में बेगुनाह सिखों को मारा गया, जिसकी वजह से मानो भिंद्रावाले की इमेज एक फ्रीडम फाइटर की तरह हो गई कई सिखों के दिमाग में। मतलब भिंद्रावाले की मृत्यु की वजह से 2003 में अकाल तख्त, जो सिख समाज में बहुत उच्च बॉडी है, उन्होंने भिंद्रावाले को एक शहीद डिक्लेयर कर दिया और उसकी आज भी फोटोग्राफ अमृतसर के दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल सिख म्यूजियम में पाई जा सकती है। तो भिंद्रावाले तो मर गया, पर भिंद्रावाले के आइडियाज अभी नहीं मरे। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने कई अटैक करे इंडिया में और अब्रॉड। जैसे जून 1985 में खालिस्तानी टेररिस्ट ने एक एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि ये अटैक भिंद्रावाले की मृत्यु का एक बदला था। अगस्त 1986 में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल AS वैद्य, जो लीडर थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के, उनको पुणे में 2 टेररिस्ट ने असैसिनेट किया। अगस्त 1995 में एक सुइसाइड बॉम्बर ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को मार गिराया। कनाडा, UK और US जैसे देशों में भी कई प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स फॉर्म होने लगे। अब इंडिया में जरूर इंडियन आर्मी ने बहुत सख्त कार्रवाई करी खालिस्तानी मिलिटेंसी के खिलाफ, जिसकी वजह से मिड 1990s के बाद कई खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया छोड़ के US, UK और कनाडा में से अपनी एक्टिविटीज करने लग गए, जहां उन्होंने लोकल क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स को यूज करके पिछले 6 सालों के दौरान 20 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए ऐसी एक्टिविटीज के। जैसे कई RSS और हिंदुत्व लीडर्स को अटैक किया गया, जिसका दोष खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पर डाला जाता है। ये भी माना जाता है कि हाल ही के फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने उन प्रोटेस्ट को यूज करने की कोशिश करी ताकि पंजाब में मिलिटेंसी फैले। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जैसे अगस्त 2019 में कई रिपोर्ट्स आई कि कैसे पाकिस्तान से आए ड्रोन्स, एम्यूनेशन, IED और वेपन्स छोड़ रहे हैं पंजाब में। 2021 में रिपोर्ट किया गया कि BSF ने 34 तरीके के हथियार बरामद करे, इंक्लूडिंग AK-47 पिस्टल और करीब 500 किलो का हेरोइन। इंडिया टुडे ने दिखाया कि कैसे पुराने खालिस्तानी लीडर्स लाहौर से ऑपरेट करते थे, जबकि नए लीडर्स US, UK, जर्मनी और कनाडा से ये करते हैं। और अब इन लीडर्स को एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी मिल गया है, अमृतपाल सिंह संधू। अमृतपाल सिंह संधू अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जल्लूपुर खेरा गांव से है। उसकी स्कूल एजुकेशन बस क्लास 10 तक हुई, जिसके बाद उसने कपूरथला के पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। पर उधर से वो 3 साल बाद चले गया। उससे अपने बाल काटे, दाढ़ी काटी और वो 2012 में दुबई चले गया अपने फैमिली के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को देखने के लिए। जब वो दुबई में था, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, जहाँ वो किसानों का समर्थन कर रहा था फार्म लॉज के खिलाफ। वो दीप सिद्धू को भी सपोर्ट करता था। जब उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान सिख फ्लैग्स उठाए, पर उस समय अमृतपाल को कोई इतना जानता नहीं था। पर एकदम से दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद उसको वारिस पंजाब डे का एक हेड बनाया गया। वारिस पंजाब डे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दीप सिद्धू ने स्टार्ट किया था। जब दीप सिद्धू ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया, उसने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है पंजाबी मुद्दों के बारे में बात करना। वारिस पंजाब डे का हेड बनाने के बाद अमृतपाल सिंह वापस इंडिया आया और वो दीप सिद्धू के फॉलोअर्स से बात करने लगा। उसने कई सिख पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर से बात करी उनका समर्थन मांगने के लिए। अमृतपाल उन सिख नौजवानों को बोलने लग गया जो दीप सिद्धू के फैंस थे कि उनको खालसा में आ जाना चाहिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है अमृत लेना, जो बेसिकली एक सेरेमनी होती है जहाँ सिख लोग ऑफिशियली खालसा का भाग हो जाते हैं। ये चीज खुद अमृतपाल ने करी 25 सितंबर 2022 में आनंदपुर साहिब में, और इस सेरेमनी के दौरान एक बहुत बड़ी भीड़ थी। 4 दिन बाद उसने एक दस्तरबंदी सेरेमनी करवाई अपने गांव में, जहां उसको फॉर्मली वारिस दे पंजाब का हेड बनाया गया। वो लोग जो अमृतपाल को फॉलो कर रहे हैं कहते कि इस सेरेमनी के बाद ही अमृतपाल के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जहां वो ऑलमोस्ट भिंद्रावाले की तरह बात करने लग गया, क्योंकि वो भिंद्रावाले को अपना इंस्पिरेशन मानता है। अपनी दस्तरबंदी सेरेमनी के दौरान उसने बोला कि मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ जो भिंद्रावाले ने दिखाया है। मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ क्योंकि हर सिख यही चाहता है, और अमृतपाल भी वही कर रहा है। वो उन्हीं मुद्दों के बारे में बात कर रहा है जिनके बारे में भिंद्रावाले करता था। जैसे भिंद्रावाले ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म के बारे में बात करता था, उसी तरह अमृतपाल भी कर रहा है। Let us preach about Sikhi. Do not interfere in our Gurdwara politics. Center, state, we don't want any authority to control our Gurdwaras. We don't want any people to comment on how should we run Gurdwaras.
अमृतपाल भी बात कर रहा है कि कैसे सिख नौजवान को अमृत ले लेना चाहिए और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। पिछले साल नवंबर में उसने 1 महीने लंबी एक रिलीजियस प्रोसेशन स्टार्ट करी, जिसको उसने कहा खालसा वहीर, सिखिज्म के बारे में बात करने के लिए और सिख नौजवान को ड्रग्स से दूर रहने के लिए। भिंद्रावाले की तरह ही उसने सेंट्रल सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उसने सरकार पर दोष डाला कि वो सिखों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अपनी खालसा वहीर मार्च के लिए अमृतपाल ने ये भी कहा कि लोगों को हथियारों के साथ इस मार्च को ज्वाइन करना चाहिए। वो कहता है कि वायलेंस के बिना वो कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे। अमृतपाल सिंह संधू ने कहा कि वायलेंस ना तो बुरा है और ना अच्छा, वायलेंस वायलेंस है। सरकार भी तो वायलेंस करती है। अगर हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंट होने लगा तो हमारा वायलेंस भी जस्टिफाइड हो जाएगा। अमृतपाल सिंह संधू खालिस्तान की भी बात करता है। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। एक दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा कि सिख एम्पायर खो गया था 1849 में जब हम अंग्रेजों से हारे थे और हम अपना एम्पायर अब वापस चाहते हैं। Now when somebody says Hindu Rashtra, how many debates you have in Hindu Rashtra? No debates. When somebody says Khalistan, it's a threat to the country. It's not like that. इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है भिंद्रावाले और अमृतपाल सिंह में, इसी वजह से कई लोग डरे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब सरकार को लिखा भी है इस चीज के बारे में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को इस चीज का समाधान अर्जेंटली करना होगा। अब सवाल यह है कि 40 साल बाद अमृतपाल सिंह संधू भिंद्रावाले की स्क्रिप्ट को लेकर इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? 2 कारण है। पहला कारण है कि पंजाब में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गई है। सीनियर जर्नलिस्ट बलजीत बाली ने लिखा कि पॉलिटिक्स का मकसद है कि लोगों की इच्छाएं पूरी करी जाए। जब ऐसा नहीं होता तो लोग एक दूसरा तरीका अपनाते हैं अपनी इच्छाओं के बारे में बात करने के लिए। अभी कई लोगों के लिए अमृतपाल सिंह संधू एक तरीका है। कई पंजाबी वोटर्स पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ गए थे, इसी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी का चयन किया। पर अब लोग आम आदमी पार्टी से भी इतना खुश नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह ने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अपनी सीट वापस करी तो उस सीट के लिए बाय इलेक्शंस लड़े गए, पर उन बाय इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अपनी सीट हार गई। जो एक अंदेशा था कि पंजाबी वोटर आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है, एक परसेप्शन बन गया है कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह को आम आदमी पार्टी की दिल्ली लीडरशिप कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से बेसिकली पंजाबी वोटर सारी पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ गए। इसका एक उदाहरण भी है। पिछले 3 सालों में कई प्रोटेस्ट हुई है पंजाब में, चाहे फार्म लॉज हो, मत्तेवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के खिलाफ और फिर जीरा दारू फैक्ट्री को बंद करने की प्रोटेस्ट। इन सभी प्रोटेस्ट में जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने निर्णय लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब क्यों पंजाबी वोटर्स इतनी नफरत करते पॉलिटिकल पार्टी से? क्योंकि ये पार्टीज उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाई हैं। और उनकी मांग क्या है? एजुकेशन और जॉब्स, जिस चीज को अमृतपाल सिंह संधू मान चुका है। इसी वजह से उसने एक मुहिम स्टार्ट करी कि पंजाब पंजाबीज के लिए और उधर की जॉब्स लोकल्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। सिमरनप्रीत सिंह जो 21 साल की हैं, वो कहती है कि कई समय से वो समस्याओं से जूझ रही हैं, पर अमृतपाल जी की वजह से उनको अपनी राइट्स के बारे में जानकारी मिल रही है। तो बेसिकली अमृतपाल सिंह संधू पंजाबी नौजवानों को एक चीज बेच रहा है, एक ऐसी चीज जिसका कोई दाम नहीं है, वो है आशा, होप। अमृतपाल सिंह संधू एक होप बेच रहा है पंजाबी नौजवानों को कि अगर वो उसके साथ जुड़ गए तो वो उनको प्योर बना देगा, क्योंकि वो दारू छोड़ देंगे और उसके अलावा वो उनको नौकरियां देगा। यही आशा पंजाबी सरकार पंजाबियों को नहीं दे पाई। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में पंजाब बेरोजगारी में सबसे बुरी स्टेट में से एक थी पूरे इंडिया में। हमने हाल ही में कई वीडियोस बनाए कि कैसे पंजाबी नौजवान इंडिया छोड़कर जाना चाहता है एजुकेशन या फिर नौकरियों के लिए। पंजाब में अब एक गुरुद्वारा भी है जिसको कहा जाता है हवाई जहाज गुरुद्वारा, जहाँ लोग प्रार्थना करने जाते हैं कि उनको एक वीजा मिल जाए। पंजाबी नौजवान पंजाब के खेत में काम नहीं करना चाहता, वो उन खेतों में काम करने के बजाय इटली में चले जाएगा उधर के खेतों में काम करने के लिए। कई लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं और एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं ताकि वो लीगली या फिर इलीगली पंजाब छोड़ दे। जब आप अमृतपाल सिंह संधू के बारे में सोचोगे ना, आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे अरे ये तो कितनी नई सिचुएशन है, पर ये बिल्कुल भी नई सिचुएशन नहीं है। जब भी कोई समाज अपनी भविष्य की आशा खो देता है ना, और उसी समय कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होती, ऐसी सिचुएशन में एक नया लीडर आएगा ही आएगा जो ये कहेगा कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम में है, एक ऐसा सिस्टम जिसने तुम्हारी कदर नहीं करी। अमृतपाल सिंह संधू यही चीज कह रहा है अभी पंजाबी नौजवानों को। जो भी बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं ना, उन सभी ने यही तरकीब यूज करी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर इंदिरा गांधी। इस तरकीब को यूज करके
कुछ लीडर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं समाज में, पर कुछ लीडर्स इस तरकीब को एक्सट्रीम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से पंजाब और इंडियन सरकार को पंजाब की सिचुएशन को बहुत सीरियसली लेना होगा। वो शायद ये सोचते हो कि पंजाब का भविष्य अमृतपाल सिंह संधू जैसे लोगों के हाथों में है, पर वो ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि पंजाबी और इंडियन सरकार के हाथों में है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना, और फिर ये वीडियो देखो जहां मैंने बताया पंजाब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, पंजाब का गन कल्चर। तो इस वीडियो को जरूर देखना।